नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। अफ़गानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल के मगरबी इलाके में हुए एक के बाद एक 3 बम धमाकों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 55 हो गई है, जबकि 150 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। इनमें ज़्यादातर की हालत तशवीशनाक है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने इस मामले का इल्ज़ाम तालिबान पर लगाया है। वहीं अब तक किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इधर तालिबान के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने हमले में तालिबान का हाथ होने से इनकार किया और इस वाक़े की मजम्मत की है। जानकारी के मुताबिक इस वाक़े के वक्त स्कूल की छुट्टी हुई थी। इसके बाद लड़कियां स्कूल से बाहर निकल रही थीं। स्कूल के एक टीचर ने दावा किया कि पहले एक कार में धमाका हुआ, फिर 2 और धमाके हुए। ये भी बताया जा रहा है कि रॉकेट से किया गया हमला है। साथ ही एक शख्स ने नाम ना जाहिर करने पर एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि धमाका स्कूल एंट्रेंस गेट के बाहर कार में हुआ था। इधर वजारत तालीम के तर्जुमान नजीबा एरियन ने बताया कि सैयदुल शोहदा हाई स्कूल में लड़के और लड़की दोनों 3 शिफ्ट में पढ़ाई करते हैं। इसमें दूसरी शिफ्ट लड़कियों के लिए लगती है। जख्मियों और मरने वालों में लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। अफगानिस्तान के सदर ने कहा कि इस वाक़े ने बता दिया है कि तालिबान किसी भी मसले को पुरअमन तरीके से हल करना नहीं चाहता। वो मुद्दे को हल करने के बजाय उसे और मुश्किल बना रहा है। वहीं अमेरिका के एम्बेसडर रोस विल्सन ने भी इस हमले की मजम्मत की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि बच्चों पर हमला अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर हमला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 20 साल लंबे और महंगी जंग के बाद अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से अपने वतन लौट रही है। अलकायदा के 9/11 हमले के बाद साल 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में फौज उतारी थी। इस जंग में अमेरिका ने 2400 फौजियों को खो दिया। अब मुल्क की हिफाजत अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। ऐसे में मुल्क में फिर हालात बिगड़ने का डर सताने लगा है। लोग फिर तालिबान के राज वाले दिनों के लौटने का शक जाहिर कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अभी अफगानी तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान एक्टिव हैं। इसके साथ ही सीरिया का आईसिस हक्कानी ग्रुप भी पाकिस्तान के साथ तालिबान जैसी दहशतगर्द तंजीमों की मदद करता है। हालांकि तालिबान अब कमज़ोर हो गया है। अफगान की 60% ज़मीन पर उसका असर है। उसकी दहशतगर्द अक्सर अफगान की फ़ौज पर हमला करते रहते हैं। मस्जिद हराम के उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने गुज़िश्ता रात रमज़ान की 27वीं शब के मौके पर हरम मक्की में मुतमरीन और नमाजियों के दरमियान आब जमज़म के 2 लाख से ज़्यादा पैक डब्बे और बोतलें तकसीम किए। उनमें 70,000 की तादाद ख़वातीन के लिए मखसूस नमाज की जगहों पर तकसीम की गई। सखिया जमज़म प्रोजेक्ट की इंतज़ामिया के डायरेक्टर अहमद अल नदवी के मुताबिक आब जमज़म के मस्कुरा डब्बे और बोतलें 1000 से ज़्यादा कारकुन, 190 से ज़्यादा कमर पर उठाए जाने वाले कूलरों और 385 से ज़्यादा सिलेंडर बैग्स के जरिए तकसीम की गई। इसी तरह इंतज़ामिया ने मुताफ के सहन और तवाफ़ के लिए मख्तस रास्तों में आब जमज़म की तकसीम के लिए 10 मुतहरिक गाड़ियाँ मखसूस की। इनमें 80 लीटर ठंडे और सादा दर्जे हरारत पानी की गुंजाइश है। उनके अलावा आब जमज़म के मुतहरिक पंप्स भी हैं जिनको मुसलसिल सैनिटाइज किया जाता है। अल नदवी ने मजीद बताया कि हरम मक्की में पानी की तकसीम का सिलसिला मगरिब की नमाज से कुछ देर पहले शुरू होकर फजर की अजान तक जारी रहता है। इस दौरान में पानी की तकसीम में इस्तेमाल होने वाले बैग, सिलेंडर्स, कूलर्स और मखसूस गाड़ियों की जरासीम कुश मवाद से तत्हीर का खास ख्याल रखा जाता है। सऊदी सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA की जानिब से जारी ताज़ा तस्वीर में पब्लिक सिक्योरिटी के खुसूसी हेलीकॉप्टरों को मक्के मुकरमा की फ़िज़ाओं में उड़ान भरते हुए देखा गया। बुलंदी से ली गई इन तस्वीर में मक्के मुकरमा और खाने काबा के पुरहैबत मनाजिर को महफूज किया गया। सिक्योरिटी एविएशन के हेलीकॉप्टर मुस्तकिल सूरत में फ़िज़ा में गश्त करते हैं ताकि ट्रैफिक की सूरत हाल और अल मरकिजिया के इलाके में मस्जिद हराम के दाखिली और खारजी रास्तों पर नज़र रखी जा सके।
हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के नए वजीर आला होंगे। भारतीय जनता पार्टी की 3 रुकनी मरकजी मुशाहिदों की मौजूदगी में इतवार के रोज यहां 9 मुंतखब अरकान असेंबली की मीटिंग में फैसला किया गया। इस दौरान मौजूदा वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी से राजभवन में मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। आसाम असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की क़यादत वाली इत्तेहाद के इख्तिदार में आने के बाद सोनोवाल और सुरमा दोनों ही वज़ीर आला के ओहदे की दौड़ में थे। सुरमा ने 1996 में अपने सियासी करियर का आगाज किया था और पहली बार 2001 में जालकबाड़ी असेंबली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर आसाम गण परिषद के रहनुमा फिरकुन फोकन को शिकस्त दी थी। इसके बाद 2006, 2011 और 2016 के असेंबली इंतखाबात में इसी सीट पर अपनी जीत का सिलसिला कायम रखा। इस बार 2021 का इलेक्शन भी यहीं से लड़ा और 6वीं बार जीत हासिल की। उन्होंने वजीर के तौर पर आसाम तालीम, सेहत और ख़ानदानी बहबूद, ज़राअत, मंसूबाबंदी और तरक्की, PWD और ख़जाना जैसे अहम महकमों की जिम्मेदारी संभाली है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 7,83,000 नए केसेस आए। इस दौरान 13,022 लोगों की मौत हुई। कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान और ब्राज़ील में देखा जा रहा है। हफ्ते के रोज़ दुनिया में हुई मजमूई अमवात के 47% 47% मामले हिंदुस्तान और ब्राज़ील में रिकॉर्ड किए गए। हिंदुस्तान में 4,133 और ब्राज़ील में 2,091 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर और आबादी के लिहाज से बड़े मुल्कों में सिर्फ हिंदुस्तान में नए केसेस बढ़े हैं। इस हफ्ते की बात की जाए तो मुल्क में 7% मरीज बढ़े हैं। इस दौरान अमेरिका में 17 और ब्राज़ील में 2% मामले कम हो गए हैं। यही दोनों मुल्क अब तक मजमूई केसेस में हिंदुस्तान से आगे थे। पिछले महीने हिंदुस्तान ने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया था। दुनिया में कोरोना के अब तक 15 करोड़ 83 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 32 लाख 96 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। 13 करोड़ 66 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 92 लाख लोगों का इलाज चल रहा है और उनमें से 1,07,000 लोगों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। बीते दिन 4,03,626 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। यह लगातार चौथा दिन था जब 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा केसेस आए। नए मुतासरीन के साथ अमवात का बढ़ता आंकड़ा भी फिक्र का सबब बन रहा है। हफ्ते के रोज मुल्क में 4,091 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटों में 3,86,207 लोगों ने कोरोना को मात दी। ये एक दिन में ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना वायरस के केसों और अमवात में कमी का रुझान बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में कोरोना वायरस के 4,976 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 35 अमवात हुई हैं। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 4,97,361 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 55,361 नमूनों की जांच की गई। रियासत भर में हलाकतों की तादाद 2,739 हो गई है। GHMC के हुदूद में 851 नए केसेस दर्ज हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से कई लोग कितने बेबस हो गए हैं, कानपुर के इस वाक़े से ये समझा जा सकता है। यहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें भूख से बेहाल नौजवान सड़क पर गिरा दूध पी रहा है। ये वीडियो ज़िले के सुतरखाने का बताया जा रहा है। लोगों के मुताबिक ये वाक़या इतवार की दोपहर में पेश आया। हालांकि इस वायरल वीडियो की तस्दीक नहीं की जा सकती है। सुतरखाने के लोगों ने बताया कि इतवार के रोज़ एक दूध वाले की साइकिल पलट गई। इससे उसका पूरा दूध सड़क पर फैल गया। इसके बाद दूध वाला वहां से चला गया। तभी एक नौजवान उस जगह से गुजरा। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने ज़मीन पर दूध गिरा देखा तो घुटने के बल बैठ गया और दूध पीने लगा। ये देख वहां मौजूद लोगों को उस पर तरस आया। उन्होंने उस नौजवान को खाने का सामान दिया। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लंबा चलने से मजदूरों के सामने खाने का बुहरान पैदा हो गया है। कई मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। कानपुर को मुल्क में एक इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की फैक्ट्रियाँ और छोटे छोटे कारखानों में बड़ी तादाद में मजदूर काम करते हैं। लॉकडाउन के दौरान ज़्यादातर यूनिट बंद हो चुके हैं। इनमें काम करने वाले मजदूर परेशान हैं। बताया जाता है कि इस बार लॉकडाउन में शहर में कहीं भी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से खाने या राशन का इंतज़ाम नहीं किया गया। इस बार सोशल
जो एनजीओस होती हैं और जो दूसरी तंजीमें होती हैं उसके लिए आगे नहीं आ रही हैं। इससे बेघर और मांग कर खाने वालों को भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में हफ्ते की देर रात 13 कोरोना मुतासिर कैदी कोविड जेल से फरार हो गए। इतवार की सुबह कैदियों की गिनती के दौरान जेल ब्रेक का पता चला। सभी कैदी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रियासत की दूसरी जेलों से यहां लाए गए थे। जिले के एसपी अभिषेक जोरवाल ने इस वाकये की तस्दीक की है। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी की फिदेड़ी जेल को हफ्ते भर पहले कोविड जेल बना दिया गया था। इस जेल में रियासत भर की जेलों से शिफ्ट करके करीब 450 कोरोना मुतासिर कैदियों को रखा गया। हफ्ते की रात यहां एक ही बैरक में बंद 13 कैदी ग्रिल काट कर बाहर निकल गए, फिर चादर की रस्सी बनाकर जेल की दीवार फांद कर भाग निकले। पुलिस डीजीपी अभिषेक जोरवाल ने बताया कि जेल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बाहरी दीवार पूरी तरह से बनी नहीं थी। भागने वाले कैदियों में कुछ कत्ल, डकैती और 307 यानी इक़दाम कत्ल के मुलजिम हैं। जिले भर में फरार कैदियों की तलाश का काम जारी है। आसपास के गांव में भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। भागने वाले कैदियों में से राजेश उर्फ कालिया के खिलाफ नारनौल पुलिस स्टेशन में कत्ल का केस दर्ज है। वहीं कई और कैदी हैं जिनके खिलाफ संगीन मामले दर्ज हैं। कोरोना वायरस ने मुल्क में एक कोहराम मचा रखा है। हुकूमतों के इंतजामात नाकाफी साबित हो रहे हैं। मरकजी हुकूमत सब कुछ ठीक करने के दावे तो कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। रोजाना लाखों की तादाद में कोरोना मुतासिर अफराद सामने आ रहे हैं और हजारों अफराद हलाक हो रहे हैं। इन सब के बीच सेंट्रल विस्टा मंसूबा जारी है, जिस पर मरकज की मोदी हुकूमत हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। राहुल गांधी ने सेंट्रल विस्टा मंसूबे पर एक बार फिर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क को सांसों की जरूरत है, वजीर आजम की रिहाइश की नहीं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस मामले को मुस्तकिल तौर पर उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मुल्क एक मुश्किल वक्त में है। ऐसी सूरत हाल में अभी सेंट्रल विस्टा मंसूबे पर फौरी पाबंदी आयद कर दी जानी चाहिए और इस रकम को कोरोना मरीजों पर खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन मरकजी हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं है। इससे कबल कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने विस्टा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई अमवात की कुछ खबरों की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था कि जब मुल्क के अवाम ऑक्सीजन, वैक्सीन, हॉस्पिटल के बेड्स, अद्वियात की कमी से जद्दोजहद कर रहे हैं तो हुकूमत 13,000 करोड़ रुपए से वजीर आजम की रिहाइश गाह बनाने से बेहतर होगा कि तमाम वसाइल लोगों की जानें बचाने में लगाएं। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के खर्चों से अवाम में गलत पैगाम जाता है कि हुकूमत की तरजीहात किसी और सिमत में है। सेंट्रल विस्टा मंसूबा दिसंबर 2022 तक तैयार होना है। इस मंसूबे में 13,450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कोरोना से मुल्क में पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से कांग्रेस मुसलसिल बीजेपी समेत वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाती रही है। उत्तर प्रदेश में हाल बेहाल है। यह हम नहीं बल्कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के करीबी और मरकजी वजीर संतोष गंगवार खुद बोल रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक खत लिखा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के नाम लिखे इस खत में उन्होंने बदनज़मी, उत्तर प्रदेश में फैली बदनज़मी को टारगेट किया। उन्होंने लिखा कि अफसर फोन नहीं उठाते हैं, अस्पतालों में यूज होने वाले मेडिकल इक्विपमेंट 1.5 गुना ज्यादा दाम पर कारोबारी बेच रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को रेफरल के नाम पर इधर उधर घुमाया जाता है, उन्हें भर्ती नहीं किया जाता। उन्होंने जो खत लिखा उसके कुछ अहम मुद्दे जो उन्होंने उठाए वो हम आपको बताते हैं कि एमएसएमई के तहत सभी पर हुकूमत की तरफ से 50% की छूट उन अस्पतालों को दी जाती है जो ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं। इसी तर्ज पर उनका सजेशन है कि बरेली में कुछ प्राइवेट सरकारी अस्पतालों को 50% की छूट देने के साथ जल्द प्लांट मुहैया कराए जाएं ताकि ऑक्सीजन में होने वाली दिक्कतों को खत्म किया जा सके। कोरोना वायरस वबा से निपटने में इस्तेमाल होने वाले अहम इक्विपमेंट को ज्यादा से ज्यादा दाम में ये कारोबारी बेच रहे हैं, इसीलिए रियासती हुकूमत की तरफ से इन सभी अहम इक्विपमेंट का रेट तय किया जाए। इसके अलावा कई और तजावीज़ उन्होंने मरकजी वजीर ने योगी आदित्यनाथ को दिए हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इतवार के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए रियासत में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मदद मांगी। ममता बनर्जी ने मोदी से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सिलेंडर और कोविड-19 से मुतालिक दवाओं पर लगने वाले अशिया और खिदमत टैक्स यानी जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी को माफ करने का मुतालबा किया। वज़ीर आला ने लिखा कि मुल्क में
और आमतौर पर मगरबी बंगाल में कोविड के केसेस में अचानक हुए इजाफे के सबब आपको बुनियादी ढांचे, आलात, मेडिकल और ऑक्सीजन समेत एक तिब्बी निज़ाम को बढ़ाने की सहूलत पर एक अहम मसले के बारे में लिख रही हूँ। उन्होंने ख़त में कहा कि हम नए चैलेंजेस का सामना करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ ज़राए से वसाइल को सिमत देने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, जिनमें कोविड इलाज के लिए ज़िंदगी बख्श दवाओं और ऑक्सीजन की दस्तयाबी को यकीनी बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में तंजीमों ने निजी और मुखैर एजेंसियां ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, सिलेंडर्स, क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक, टैंकर, टैंक कॉन्सेंट्रेटर और कोविड से मुतालिक दवाओं का अतिया करने आगे आई हैं। डिमांड और सप्लाई के बड़े फ़र्क को पूरा करने में रियासती हुकूमत की कोशिशों से उन तंजीमों के एहतियात अहम होंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि कई डोनर्स और एजेंसियों ने कस्टम ड्यूटी, SGST, IGST छूट पर गौर खौस करने के सिलसिले में रियासती हुकूमत से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के दायरे में आता है। मैं दरख्वास्त करती हूं कि इन अशिया को GST और कस्टम्स ड्यूटी और दीगर ऐसे टैक्सेस से छूट दी जाए। इससे ज़िंदगी बख्श दवाओं और आलात की सप्लाई में आने वाली रुकावटें दूर हो सकेंगी और कोविड वबा के मौसर इंतज़ाम की सिमत में अहम हिस्सेदारी अदा कर सकेंगी। दिल्ली हुकूमत ने दारुल हुकूमत में लॉकडाउन की मियाद में 17 मई तक तौसी करने का फैसला किया। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार के रोज़ ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने गुज़िश्ता दिनों में ताजिरों, ख़वातीन, नौजवानों और दीगर अफराद से बातचीत की है। सभी का ख्याल है कि इन्फेक्शन के केसेस में कमी आई है, लेकिन वो उस सतह पर नहीं है कि लॉकडाउन हटाया जा सके। बसूरत दीगर हमने जो पाया है उसे खो देंगे, लिहाजा लॉकडाउन में मज़ीद 1 हफ्ते की तौसी की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। तो 20 अप्रैल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। 26 अप्रैल के बाद से चूंकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन टूटनी चालू हुई थी इसकी, कोरोना की। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए और अब पिछले 1-2 दिन के अंदर 23%, 35% से 23% पॉजिटिविटी रेशियो आ गया है। तो केसेस कम होने चालू हुए हैं दिल्ली के अंदर। इसमें आप सब लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग रहा। दिल्ली के लोगों ने जम के सहयोग किया। आप लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया और ये हम सब लोगों की, अपने परिवार की जिंदगी और उनके स्वास्थ्य की बात है। हम किसी पे, कोई भी किसी पे एहसान नहीं करा। हम सब के अपने लोगों के स्वास्थ्य की और जिंदगी की बात है। इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने संसाधन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। कई जगह नए ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए गए। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में ऑक्सीजन की आई है। नॉर्मल टाइम में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है अस्पतालों में, उससे कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब जितने भी मरीज आते थे कोरोना में उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत अचानक पड़ने लगी। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के साथ मिलकर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, केंद्र सरकार के सहयोग से अब ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली के अंदर काफी। छत्तीसगढ़ के माओ नवाज मुतासिरा दंतेवाड़ा जिले में मुतअद्दिद माओइस्टों के कोरोना से मुतासिर होने की इतलात मिली है। दंतेवाड़ा पुलिस सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अभिषेक पल्लू के मुताबिक पुलिस को इस बात की पुख्ता इतलात मौसूल हुई है कि 25 लाख रुपए इनामी माओइस्ट सुजाता कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। एक माओइस्ट की मौत और मुतअद्दिद माओइस्टों के बीमार होने की इतलात भी हैं। माओइस्ट गांव वालों से भी मेलजोल रखे हुए हैं, इसीलिए गांव में भी कोरोना इन्फेक्शन फैलने के खदशात बने हुए हैं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट का कहना है कि माओइस्टों को पुलिस के सामने इस वक्त सरेंडर कर देना चाहिए।
यूट्यूबर राहुल वोहरा का इंतकाल हो गया। वो 35 साल के थे और कोविड-19 से जूझ रहे थे। मौत से एक दिन पहले तक वो लगातार हुकूमत से मदद मांगते रहे। हफ्ते के रोज उन्होंने सोशल मीडिया पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को टैग कर अपनी बेबसी जाहिर करते हुए लिखा था कि अगर उन्हें अच्छी सी ट्रीटमेंट मिल जाती तो वो बच सकते थे। राहुल ने यह भी लिखा कि वो हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन वो जल्दी ही अगला जन्म लेंगे और अच्छा काम करेंगे। राहुल के कॉमेडी और मोटिवेशनल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते थे। राहुल के इंतकाल की तस्दीक थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौर ने सोशल मीडिया पर की है। इतवार के रोज की गई उनकी पोस्ट के मुताबिक हफ्ते को राहुल को दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल से द्वारका में वाक़ आयुष्मान हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाने की सभी कोशिशें नाकामयाब रहीं। हफ्ते की शाम कई सोशल मीडिया पेजेस पर राहुल के इंतकाल की अफवाह वायरल हुई थी, जिसकी तरदीद उनकी बीवी ज्योति तिवारी ने की थी। ज्योति ने अपने पोस्ट में लिखा था कि उनके शौहर के बारे में झूठी खबरें आ रही हैं, वो जल्दी ठीक होकर घर लौटेंगे। राहुल ने 4 मई को सोशल मीडिया पर अपना कोविड पॉजिटिव होने की खबर दी थी। उनके मुताबिक वो इससे भी 4 दिन पहले से अस्पताल में भर्ती थे और कोई रिकवरी नहीं हो रही है। उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता जा रहा है और कोई भी उन्हें देखने वाला नहीं है। राहुल की पोस्ट के मुताबिक मजबूर होकर उन्हें सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगानी पड़ी थी, क्योंकि उनके घर वाले हालात को संभाल नहीं पा रहे थे। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में शमशान और कब्रिस्तान से कफन चुराकर उन्हें दोबारा बेचने वाले गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। गैंग में एक कपड़े का कारोबारी, उसका बेटा और उसका भतीजा शामिल है। इनके साथ उनकी दुकान पर काम करने वाले 4 मुलाजिमीन और इन शमशानों पर मजदूरी करने वाले लोग भी जुड़े हैं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के सरगना ने शमशानों और कब्रिस्तानों पर मुर्दों के कफन और कपड़े चुराने के लिए 300 रुपए दिहाड़ी पर मजदूर रखे थे। अहम बात यह कि चुराए गए कफन उन लोगों के भी थे जिनकी मौत कोरोना इन्फेक्शन से हुई थी। ये मुलजिम लाशों से उतरे कफन की धुलाई के बाद उन पर प्रेस करवा देता था। इसके बाद ग्वालियर मार्क स्टिकर लगाकर रीपैकिंग कर उन्हें बेच देता था। एक कफन की कीमत 400 रुपए ली जाती थी। सीओ बड़ौत आलोक सिंह ने बताया कि मुलजिम शमशान घाट कब्रिस्तान पर रहने वालों को 300 से 400 रुपए का लालच देकर मुर्दों के कफन, कुर्ता पैजामा, खमीज, धोती चोरी कराता था। इसके बाद कपड़ों को प्रेस करके उन्हें फर्जी रिबन और ग्वालियर कंपनी का स्टिकर लगाकर बाजार में बेच देते थे। पुलिस ने मुखबिर की इत्तला पर छापा मारकर गैंग को पकड़ा। मौके से 10 गठरी कफन और कपड़े बरामद किए गए हैं। पकड़े गए मुलजिमीन में बड़ौद के नए मंडी में रहने वाला प्रवीण जैन, उसका बेटा आशीष जैन और भतीजा ऋषभ जैन, छपरेली के सबगा गांव का श्रावण कुमार शर्मा शामिल है। इनके अलावा राजू शर्मा, बबलू और शाहरुख को भी पकड़ा गया है। ये सभी कपड़े के कारोबारी हैं। इन मुलजिमीन पर सेक्शन 144 का वायलेशन और एपिडेमिक एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर बड़ौत अजय शर्मा ने कहा कि मुलजिमीन से उनके गिरोह के दीगर अराकीन से पूछताछ की गई है। पता चला है कि ये मुलजिम कारोबारी पिछले 10 साल से कफन और कपड़ों की चोरी करवाकर धुलाई रीपैकिंग के बाद फिर से ग्राहकों को बेच देता था। 3.5 साल बाद आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने वर्चुअली मुखातिब होते हुए करीब 3 मिनट ही बातचीत की। मीटिंग के दौरान उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। तबीयत ठीक ना लगने पर उन्होंने तबीयत ठीक होने पर आप लोगों के बीच जरूर आऊंगा कहकर सभी को नमस्कार किया। तेजस्वी यादव ने पहले ही ये बात सभी को बता दी थी कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बहुत ठीक नहीं है और वो ज्यादा नहीं बोलेंगे। वही हुआ भी। मीटिंग के दौरान लालू प्रसाद टी-शर्ट पहने हुए थे। उनकी आवाज भारी लगती रही और सांस भी फूलती जा रही थी। कई बार बोलते बोलते रुक जा रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे। लालू पहले जिस तरह रैलियों में बोलते रहे वैसा तो नहीं बोल पा रहे थे। तेज और ऊंची आवाज गायब थी। इन सबके बावजूद लालू प्रसाद यादव का हौसला देखने लायक रहा। ऐसे समय में आपका फर्ज होता है कि आप जितना भी कोशिश हो सके अपने यहाँ भी, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में भी जाके इस चीज़ को, उनकी सेवा करिए और सेवा से ही और जागरूकता उनके बीच में रहे। इस काम को पूरा करना है, यही
हम तो बीमार हैं और हमारी स्थिति में नहीं जा रहे हैं कहीं भी। जब ही डॉक्टर छुट्टी देंगे, बीमार से मुक्त होंगे, जरूर आपके बीच में हम हाजिर होंगे। सबको नमस्कार। ऐसे समय में आपका इंग्लैंड, यूएई के बाद ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे दो और मुल्कों ने बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी बीसीसीआई के सामने आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैच को होस्ट करने का ऑफर रखा है। आईपीएल के 14वें सीजन को 29 मैच के बाद कोरोना की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। बाकी बचे 31 मैच के लिए बीसीसीआई 20 दिन की विंडो तलाश रहा है। इससे पहले साउथ अफ्रीका और यूएई भी आईपीएल होस्ट कर चुका है। पिछले सीजन यूएई में हुआ था और इनसाइड सपोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए बीसीसीआई ने उन्हें 98 करोड़ 50 लाख रुपए भी दिए थे। टाइट शेड्यूल और कोरोना के चलते ये विंडो सितंबर-अक्टूबर में होने का पूरा इम्कान है। हिंदुस्तान में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बीसीसीआई इसे दोबारा यहां कराने का खतरा नहीं उठाना चाहता। ऐसे में पिछले सीजन की तरह यूएई में इसे कराने को लेकर बात चल रही थी, लेकिन हिंदुस्तान को इंग्लैंड में 14 सितंबर तक टेस्ट खेलना है। ऐसे में इंग्लैंड के 4 काउंटी क्लब मिडिलसेक्स, सरे और 2 और क्लब्स हैं, इन्होंने भी आईपीएल कराने की तजवीज़ रखी। अब श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने भी टूर्नामेंट के फेज 2 को होस्ट करने का सजेशन दिया है। कई और मुल्कों का इसे होस्ट करने को लेकर ऑफर आ सकता है। वहीं बीसीसीआई के सदरनशीन सौरव गांगुली ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो फिलहाल टूर्नामेंट को लेकर जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आईपीएल इस साल नहीं कराया जा सका तो बीसीसीआई को इससे 2500 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के परसिवरेंस रोवर ने पहली बार इंच्यूटी हेलीकॉप्टर की आवाज को रिकॉर्ड किया। यह आवाज मच्छर के भिनभिनाने की आवाज की तरह सुनाई दे रही है। नासा ने जुमे के रोज अपने 6 व्हील वाले रोबोट की जानिब से लिए गए फुटेज को जारी किया। नासा ने करीब 3 मिनट का वीडियो जारी किया जिसमें हेलीकॉप्टर की आवाज को सुना जा सकता है। नासा ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि मार्स से नई आवाज हमारे रोवर ने हेलीकॉप्टर की बीट्स को पकड़ा है। यह पहली बार है कि जब दीगर प्लैनेट पर एक स्पेसक्राफ्ट ने दूसरे स्पेसक्राफ्ट की आवाज को रिकॉर्ड किया है। वीडियो में इंच्यूटी हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते हुए देखा जा सकता है। अमेरिकी खलाई इदारा स्पेस कंट्रोल स्क्वाड्रन ने अब तौसीफ की है कि चीन का रॉकेट CZ-5BY-2 बहरे हिंद में गिरकर तबाह हो गया। प्लेटरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रघुनंद कुमार ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि चीनी रॉकेट किस मुकाम पर गिरा है इसके क़तई मुकाम का तस्करा नहीं किया गया है। ताहम ये कहा जा रहा है कि मुकाम सऊदी अरब के सहरा रूबल अल खाली में मालदीव के शुमाल में कहीं है। उन्होंने कहा कि आज सुबह ज़मीन के अतराफ अपनी एक और चक्कर लगाने के दौरान और ज़मीन से टकराने से पहले ये रॉकेट हिंदुस्तान के मुंबई और हैदराबाद के ऊपर से उड़ा और बिलाखिर बहरे हिंद में जाकर ये गिर गया। चूँकि मिशन चीन का मिशन है इसीलिए असल ज़राए से मालूमात आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर में 2 गुटों के बीच बहस पुरतशद्दुद हो गई। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ये वाकया हफ्ते की शाम करीब 5 बजे का है। इस दौरान वहां मौजूद 3 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में 4 साल की बच्ची भी शामिल है जहां वो अपने खानदान के साथ खेलने के लिए खिलौने खरीदने के लिए पहुंची थी। पुलिस कमिश्नर डेमॉट शिया ने बताया कि ब्रुकलिन में रहने वाला खानदान अपने बच्चों को यहां खिलौने दिलाने के लिए आया था। फायरिंग में बच्ची के पैर में गोली लगी है। इसके अलावा रोड आइलैंड की 23 साल की खातून टूरिस्ट और न्यू जर्सी की 43 साल की खातून को भी गोली लगी है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।